भारत के लिए संविधान क्यों आवश्यक है? क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। कितना बड़ा है? जैसे यहां देखिएगा आप लोग, ये भारत बन गया, ठीक है। तो विश्व की जनसंख्या में भारत का जो परसेंटेज है, जनसंख्या में भारत का जो परसेंटेज है कितना है? 17.5%। विश्व की टोटल जनसंख्या का 17.5% हमारे भारत में। हमसे ऊपर कौन है? चीन। 2011 की जनगणना के अनुसार हमसे ऊपर कौन है? 19.2% जनगणना के अनुसार चीन की जनसंख्या है। पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पर जनसंख्या में हम हैं पूरे विश्व में, ठीक। ये जनसंख्या में बड़े तो हो ही गए। अब बात करते हैं, देखिए क्षेत्रफल में। जो पृथ्वी पर जो पूरी जमीन है उसमें से हमारी हिस्सेदारी है 2.43%। 100 में 2.43% जमीनी भूमि पूरे विश्व की में से दो इतना हमारी है। किसकी है? भारत की। 2.43%। प्लस इसमें जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ में आया? ये क्षेत्रफल है। प्लस भारत की अगर लंबाई चौड़ाई आप देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल। कहां है? जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा काल कहां है? जम्मू कश्मीर में। सबसे लास्ट बिंदु है उत्तर का। और सबसे दक्षिण का, संयुक्त भूमि का सबसे दक्षिण का जो लास्ट बिंदु है वो क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो कहां है? तमिलनाडु में है ना। इंदिरा क्राल है ये, याद रखिएगा, सबसे लास्ट इंदिरा क्राल संयुक्त भूमि का, ठीक। संयुक्त भूमि की बात हो रही है। तो ये इसकी दूरी लगभग कितनी? 3,214 किलोमीटर। कम दूरी तो है नहीं, बहुत ज्यादा दूरी है। अब बात करते हैं इसका जो चौड़ाई में भारत का है। भारत का सबसे पश्चिमी में कौन सा स्थल है? गौर माता। कहां है ये गौर माता? गुजरात में, ठीक। सबसे पश्चिमी स्थल भारत का कौन सा है? गौर माता। और सबसे पूर्वी स्थल भारत का कौन है? किबिथु। ये कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। तो ये सबसे पूर्वी बिंदु है। तो यहां से लेकर यहां तक जो भारत की जो दूरी है कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है सब पूरब से पश्चिम भारत की भूमि की दूरी, ठीक। और भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणी है। चार कोण बन जाएंगे ना इस तरह, देखिए चार कोण, चतुष्कोणी है। तो यहां इस भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 राज्य हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। संघ शासित क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। पूरे भारत में शासन तंत्र में एक रूपता के लिए हमारे यहाँ क्या अपनाया गया? संविधान, यानी एक पुस्तक जो जिसमें लिखा हुआ है सब कुछ कि कैसे यहाँ सिस्टम चलेगा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र है ना, गणराज्य हम लोग। तो ये जो लोकतंत्र होता है दो तरह से होता है। दो तरह से होगा ना, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किन देशों के लिए उपयुक्त है? छोटे देशों के लिए। छोटे देश हैं, वहां मतदान करा लिए, 10-20 लाख जनसंख्या है, तुरंत जो इसका रिजल्ट आ गया
और जो भी कार्रवाई होना है, जो भी नियम बनना बन गए, तो छोटे देशों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? रूसों को। बड़े देशों के लिए आपने देखा कि भारत के बारे में मैंने बताया, तो ये क्या है? बड़ा देश है, जनसंख्या में भी बड़ा है और क्षेत्रफल में भी इसका ठीक ठाक जमीन है इसके पास। तो बड़े देशों के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त है लोकतंत्र में? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब हम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यहां शासन करवाते हैं। मतलब जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती, प्रत्यक्ष में जनता डायरेक्ट भाग ले रही थी, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तंत्र में भाग लेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में के जनक कौन है? बेंथम। तो हमारे यहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। ठीक, ये समझ में आ गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। अब देखिए, हमारे यहां जम्मू कश्मीर में भाषा चेंज है, वहां का संस्कृति चेंज है, और थोड़ा सा वहां का जो है जमीन का स्तर भी चेंज है। इसी तरह तमिलनाडु में भी है, इसी तरह यहाँ गुजरात में, और इसी तरह आपका अरुणाचल प्रदेश, मतलब जो भी राज्य है वहां कुछ ना कुछ चेंज है। एक रूपता के लिए संविधान बनाया गया। संविधान में क्या है? इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक कैसा शासन होगा, किस तरह का सिस्टम हम लोग अपनाएंगे। तो ये पता है आपको संविधान बनने में कितना समय लगा है? संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक, तो जो इसका प्रारूप, एक प्रारूप समिति थी जिसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप बना था कि हमारे यहाँ कैसा संविधान होगा, हमारे यहाँ सिस्टम कैसा होगा। इसको किसने दिया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और याद रखिए, इसी तरह कई कमेटियां बनी, जैसे मूल अधिकार कमेटी, संघ कमेटी, है ना। इस तरह 8-9 कमेटियां बनी, 8 लगभग कमेटियां बनी, जिसके सिफारिश के आधार पर हमारा संविधान तैयार हुआ। ठीक, इसकी सिफारिश के आधार पर। ये भारत की स्थिति देख रहे हैं। भारत में द्वीप भी हैं। यहां केरल है, केरल के पास छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसको कहा जाता है क्या? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है ना। लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? मूंगा चट्टान से, प्रवाल भित्ति से ना। ये संघ शासित क्षेत्र है। और यहीं पास पूर्वी की तरफ अंडमान और निकोबार है। क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहां ये याद रखिए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहां स्थित है, इंदिरा कराल में, नहीं सॉरी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये कहां है? निकोबार में स्थित है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। संयुक्त भूमि का पूछेगा तो यहां आपका कौन सा रहेगा? कन्याकुमारी। संयुक्त भूमि ना एक साथ सटी हुई, ये थोड़ा सा समुद्र में है, तो लेकिन भारत का ही है। तो सबसे लास्ट कौन है इसमें? इंदिरा पॉइंट है ना। अब देखिए, इसी संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में किस तरह शासन चलेगा। भारत में शासन के लिए प्लस राज्यों में शासन के लिए इसने संस्थाएं बनाई हुई है। संस्थाएं कैसी बनाई हुई है? संसद। क्या आ गया है? संसद। संसद आ गया किसके लिए? पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए इन्होंने कौन सा सिस्टम अपनाया? संसद। यदि पूरे देश के लिए कोई अगर नियम कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? संसद। और राज्यों के लिए इन्होंने क्या सिस्टम बनाया? संविधान में क्या बनाया गया? राज्यों के लिए बनाया गया विधान मंडल। इसी की लगभग फोटोकॉपी, कुछ थोड़ा सा चेंज है। संसद में किसको किसको शामिल किया गया है? तो यहां शामिल किया गया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, जिसको हम लोग भारत का पहला नागरिक कहते हैं, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कहते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख कहते हैं,
है ना, वो इसमें फर्स्ट स्थान पे है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति हो गया। तो इसकी पोजीशन जो है सबसे अच्छी है, पहला नागरिक कहा जाता है। अब देखिए यहां एक संस्था और बनी है, लोकसभा। संसद में एक संस्था कौन सी बनी है, लोकसभा। नाम से स्पष्ट है, लोग मतलब पब्लिक, लोगों की सभा। तो याद रखिए मैंने क्या बताया था आपको, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन बताया था ना भारत में, सॉरी भारत में कौन सा निर्वाचन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में, लेकिन निर्वाचन पद्धति कौन सी है, यहां किसको ज्यादा महत्व दिया गया है, प्रत्यक्ष निर्वाचन को। तो लोकसभा में जो भी कैंडिडेट जाते हैं किस तरह जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। यहां अंतर करिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अलग है, प्रत्यक्ष निर्वाचन अलग है ना। तो लोकसभा में जो लोग भी जाएंगे वो किस निर्वाचन सिस्टम द्वारा जाएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होता है, पूरे भारत को, जैसे लोकसभा में जो सीटें हैं वर्तमान में कितनी हैं, 543 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543 वर्तमान में। एक द्वितीय सदन भी है यहां, उसको भी लिख लेते हैं, कौन सा है, राज्यसभा। राज्यसभा देखिए नाम राज्यसभा है, इसमें किसको प्रतिनिधि दिया गया है, राज्य को। 28 राज्य है ना, और आसन शासित क्षेत्र, तो उसके प्रतिनिधि यहां आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासन में है कौन है, लोकसभा। लोकसभा क्योंकि इसमें हम लोग प्रत्यक्ष डायरेक्ट आ जा रहे हैं, लोग भारत के पीपुल आ जा रहे हैं, है ना। अब देखिए यहां अभी जो हाल में चुनाव हुआ है, सरकार बनने वाली है, 24 को शपथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे, तीसरा चक्र उनका रहेगा। तो वो इसी लोकसभा में बहुमत के कारण लेंगे। क्यों लेंगे, इसी लोकसभा में उनका बहुमत आया है, इसलिए वो उनकी सरकार बनेगी। यानी सरकार बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, इसी लोकसभा का है, लोकसभा का है ना। तो अब देखिए लोकसभा का सिस्टम कैसे किया गया है। पूरे भारत को 543 एरिया में, कितने एरिया में, 543 एरिया में बांटा गया। इसमें आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो भी क्षेत्र आते हैं सबको लिया गया, 543 एरिया में बांटा गया। जो 543 एरिया है वहां से जो है अब चुनाव होगा पब्लिक के बीच, जो है जिसको चुनाव जीतना है, जो लोकसभा का मेंबर बनना है जिसको, वो कैंडिडेट वहां से खड़े होगा। पार्टियां खड़ी करेंगी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा जो भी हैं, वो लोग अपने मेंबर खड़ा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई निर्वाचन क्षेत्र है, 543 में से एक निर्वाचन क्षेत्र ये है, ठीक। यहां से अलग अलग पार्टियों ने अपने मेंबर खड़ा किए, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा वो यहां से निर्वाचित हो जाएगा। 543 में से एक प्रतिनिधि यहां का ये हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन से गया है वो। इस तरह करके कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, 543। लोकसभा में कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, 543। अब ये देखा जाएगा इस 543 में बहुमत किसका है। 543 का आधा कितना होता है, 272। तो आधे से अधिक जिसका होगा, यानी कम से कम 272, आधा 272 होता ना, 272 प्लस एक सीट जिसके पास रहेगी, आधे से अधिक, जो 543 है इसमें आधे से चाहे एक अधिक हो, जिसके पास अधिक सीट रहेगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी पूरे भारत के लिए, है ना। तो इस समय जो स्थिति हो रही है, जो आपका बीजेपी है ये गठबंधन करके बहुमत ला रही है, 272 से अधिक है उसका, तो उसकी सरकार यहां बन रही है। जब सरकार बनेगी उसी से प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे, राज्य मंत्री आएंगे, उप मंत्री आएंगे। जितने मिनिस्टर हैं ये सभी मिलकर ही सरकार बनाते हैं, और इन्हीं को सरकार कहा जाता है, इन्हीं को मंत्री परिषद भी कहा जाता है। संयुक्त रूप से पूरा मंत्री परिषद कहलाता है, ठीक।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण है सरकार बनाने के लिए। कौन? लोकसभा। इसमें किसका प्रतिनिधित्व है? लोगों का प्रतिनिधित्व है। अब देखिए राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा क्यों जरूरी है? भारत में 28 राज्य, 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, तो वहां कौन चुना जाता है? विधायक लोग चुने जाते हैं। वहां से गवर्नमेंट कौन बनाता है? विधायक बनाते हैं, विधानसभा के विधायक। और विधायक विधान परिषद भी कहे जाते हैं, है ना। तो ये विधायक लोग एक निश्चित रेशियो में आपस में मतदान करके एक अपने में से एक जो है किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं राज्यसभा में। यानी विधायकों के बीच से जो है कि कोई प्रतिनिधि एक रेशियो के तहत राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा मतलब जो आपका प्रांत होंगे वहां विधायक तो होंगे ना। यानी हम लोग नहीं चुन रहे हैं, हमने विधायक वहां चुना है। अब विधायक लोग आपस में चुन के जो है एक रेशियो के तहत राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा में वर्तमान में सीटें कितनी हैं? 245 सदस्य हैं। यानी कि 238 प्लस 12 मनोनीत होते हैं। नहीं, 233 प्लस 12। वर्तमान में कितने? 233 प्लस 12। तो 233 आपके क्या होते हैं? विधायकों द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। अब 12 लोग मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से। यानी 233 ही राज्यों से भेजे जाएंगे, बाकी ये कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से आएंगे। और ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य का। ठीक। अब देखिए कोई भी कानून वगैरह बनेगा, जब ये तीनों संयुक्त रूप से काम करेंगे नियम कानून बनाने के लिए, तो इनको कहा जाएगा विधायिका। क्या कहा जाएगा? विधायिका। विधान बना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि लोकसभा में बहुमत से कोई प्रस्ताव पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया, तो वो अधिनियम, एक्ट बन गया। जब तक नहीं बना, जब तक प्रक्रिया चल रही, कोई पेंडिंग में नियम लोकसभा या राज्यसभा में है या राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए पेंडिंग में है, तो उसको क्या बोलेंगे? विधेयक। और जैसे ही तीनों जना से पास हो गया, वो क्या बन जाएगा? अधिनियम, यानी कानून बन जाएगा, है ना। तो इसी को संसद को क्या बोलते हैं? विधायिका के रूप में भी काम करती है। और यही सरकार भी देती है जी। सरकार मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कार्य कराने वाली संस्था। जो नियम बन गए हैं उसको लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका। ठीक। अब देखिए आपको पता है यहां बहुमत हुआ 543 में, जिस भी दल का, वो गवर्नमेंट बनाएगा। और गवर्नमेंट में मंत्री परिषद अपना बनाएगा। मंत्री परिषद में मंत्री परिषद, मंत्री परिषद जो है किसको कहते हैं? इसमें पीएम साहब शामिल होते हैं, प्लस कैबिनेट मंत्री होते हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे, प्लस राज्य मंत्री, प्लस उप मंत्री। इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। ये सरकार चलाएंगे मंत्री परिषद। ये स्थायी कार्यपालिका हो गई। मंत्री परिषद नहीं, सॉरी, मंत्री परिषद क्या है? अस्थायी कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में इसका विघटन होना है, या फिर जब भी इनका बहुमत लोकसभा में कम हो जाएगा, इनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। कोई भी अधिनियम वगैरह लाना होता है सरकार ही ज्यादातर पहल करती है, इसलिए इसको कार्यपालिका कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका। तो मैंने यहां कहा कि जो कार्यपालिका होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार में कौन कौन से हैं? एक अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी में कौन आ जाएगा? मंत्री परिषद आ जाएगी। और एक होता है स्थायी। स्थायी में कौन आ जाएगा? गवर्नमेंट सर्वेंट। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाएंगे। स्थायी क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल निश्चित होता है, रिटायरमेंट निश्चित होता है। जो भी उनका विभाग का रूल्स हो कि 60 साल में रिटायर्ड होना है, या 62 साल में होना है ना, या 58 साल में होना है, वो तब तक रहते हैं जब तक अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन कर रहे हैं।
तो इसको क्या बोलते हैं? स्थायी कार्यपालिका। ये जो नियम कानून बने हैं, एक्ट बने हैं, उनको लागू करवाता है। ठीक, ये तो सिस्टम हो गया यहाँ कहाँ का? केंद्र का। इसी तरह के एक सिस्टम कहाँ के लिए है? राज्य के लिए है। राज्य के लिए क्या है? राज्य के लिए बनाया गया विधानमंडल। क्या बनाया गया है? विधानमंडल। विधानमंडल में कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है ना। और वहां क्या होता है? विधानसभा होती है। वहां क्या होता है? विधान परिषद होती है ना। राज्यपाल पहला नागरिक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वहां की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, वहां का यानी प्रदेश का पहला नागरिक कौन है? राज्यपाल। अब देखिए, विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। और मैंने आपसे कहा कि जहां से प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा वहीं से गवर्नमेंट बनेगी। तो राज्यों में गवर्नमेंट बनाने के लिए कहां बहुमत आवश्यक है? विधानसभा में। भारत में जो 28 राज्य हैं और 2 आपका दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभाएं हैं केंद्र शासित में। तो यहां विधानसभा में जिस भी दल का बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा। और जो भी राज्य हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो राज्य के छोटे बड़े या जनसंख्या के आधार पर यहाँ की सीटें भी कम ज्यादा है। विधानसभा की सीटें भी कम ज्यादा। लेकिन यहां हम किसकी बात करेंगे? यूपी में। यूपी की बात करेंगे। यूपी में विधानसभा सीटें कितनी है? 403। कितनी सीटें हैं? 403। और निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष। मतलब जनता जो है अपने बीच से एक प्रतिनिधि चुनती है। यानी पूरे यूपी को 403 भागों में बांटा जाएगा, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, और वहां से चुनाव लोग लड़ेंगे। और जो 403 कैंडिडेट जीत के आएंगे, जिस भी दल का वहां बहुमत रहेगा उसकी गवर्नमेंट होगी। लोकसभा वाली सेम कंडीशन अधिकार इसको मिले हुए हैं विधानसभा, है ना। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए कौन जरूरी है? विधानसभा। जिसका बहुमत उसकी सरकार, उसी का मंत्री परिषद, उसी का मंत्रिमंडल, उसी की कार्यपालिका हो जाएगी ना। जैसे वहां मैंने बताया मंत्री परिषद, सेम यहां भी मंत्री परिषद गठन होगा। जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, 403 सीटों में से अधिक पाए होंगे, वो आधे से अधिक पाए होंगे, इसलिए उनकी सरकार है ना। अब देखिए यहां विधान परिषद है, तो कई राज्यों, मतलब कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी अन्य में नहीं है। विधान परिषद में जो चुनाव होता है वो क्या होता है कि 1/3 सदस्य कहां से लिए जाते हैं? पहले शुरू करते हैं 1/12 से। 1/12 सदस्य कहां से लिए जाते हैं? माध्यमिक शिक्षक चुनते हैं। 1/12 सदस्यों, कुल जो टोटल सदस्य संख्या होगी विधान परिषद की, उसका 1/12 कहां से चुने जाएंगे? माध्यमिक शिक्षक चुनेंगे विधान परिषद के लिए। फिर 1/12 स्नातकों द्वारा चुना जाएगा। किसके द्वारा? स्नातकों द्वारा। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा कला विज्ञान साहित्य क्षेत्र से। 1/3 जो आपका वहां का स्थानीय निकाय होंगे उसके प्रतिनिधि यहां जाएंगे, और प्लस 1/3 आपका जो वहां सांसद विधायक जो भी उस एरिया के हैं उनके द्वारा वो यहां का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस तरह इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 स्टेप है विधान परिषद गठन के लिए। अब ये संयुक्त रूप से राज्य की विधायिका कहलाएगी। ये जो विधानमंडल है ये संयुक्त रूप से क्या कहलाएगा? राज्य की विधायिका। ये किसके लिए कानून बनाएगा? राज्य के लिए। राज्य के लिए कानून बनाएगा ना, राज्य की विधायिका, तो राज्य के लिए विधान बनाएगा। तो ये राज्य के लिए कानून बनाता है विधायिका। राज्यपाल, विधानसभा, अगर विधान परिषद है तो ये तीनों मिलकर राज्य के लिए बनाएंगे। और जब तक यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ तब तक वो विधेयक उसका नाम रहेगा, जैसे वो पास हो जाएगा उसका नाम यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा ना। तो ये राज्य के लिए बना रहे हैं।
तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि दो संस्थाएं हैं जो शासन कर रही हैं, शासन में भाग ले रही हैं। एक तीसरी भी संस्था है लोकल गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं पंचायत। क्या कहते हैं? पंचायत। तो पंचायत किसके अंडर में है? तो वो राज्य सरकार के अंडर में होता है। ये दोनों तो अपना स्वतंत्र हैं, कुछ अधिकार इनके विषय बांट दिए गए हैं, लेकिन पंचायत किसके अंडर में रहेगा? राज्य सरकार के। तो तीसरी जो शासन करने का सिस्टम इसमें है पंचायत है। पंचायत को दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं, शहरी पंचायत और ग्रामीण पंचायत। ठीक, शहरी पंचायत और ग्रामीण पंचायत। अब देखिए यहां नियम कानून बनाने के लिए कितनी संस्थाएं हो गई? मुख्यतः दो संस्थाएं हो गई, एक आपका संसद और दूसरा आपका विधानमंडल ना, राज्यों के लिए। तो इन दोनों के बीच कोई विवाद ना हो, कोई विवाद ना हो, इसके लिए क्या किया गया है? कामों को बांट दिया गया, वर्ग की सूची बना दी गई, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मतलब इनको बाउंडेशन कर दिया गया है कि इन विषय पे आप कानून बनाएंगे, इन विषयों पे आप बनाएंगे। कितनी सूचियां दी गई हैं? 3 सूची। संघ यानी केंद्र जिस पे कानून बना सकता है, राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती, सम मतलब बराबर, दोनों का अधिकार, लेकिन बराबर नहीं जाता, जो बड़ा है उसको ज्यादा अधिकार मिल जाता है बाद में। देखिए संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100, जो बहुत ही जरूरी है, जो केंद्र सरकार के अंडर में रहना जरूरी है। ऐसे जैसे रेलगाड़ी किसके अंडर में? केंद्र सरकार के, है ना। जैसे रक्षा, जैसे विदेश संबंध किसके अंडर में? केंद्र सरकार की। इस तरह के 100 इंपॉर्टेंट विषय हैं जिसपे केवल कानून कौन बना सकता है, नियम कौन बना सकता है? संघ। यहां बाउंडेशन कर दिया गया है कि राज्य उसको नहीं छुएगा, है ना। तो विषय बांट दिए। संघ सूची में कितने विषय? 100। राज्य सूची में कितने विषय? 61 विषय। पहले 66 थे, बाद में उसको राज्य सूची से हटा के समवर्ती में डाल दिया गया, समवर्ती में बढ़ गया, समवर्ती में 52 विषय हो गए। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। तो राज्य के अंदर में, जैसे राज्य में शांति व्यवस्था है, मनोरंजन है, इस तरह करके जो है 61 विषय हैं जिसपे राज्य सरकार नियंत्रण रखती है, इसमें कानून बना सकती है राज्य सरकार। ठीक, फिर होता है समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब इसमें दोनों वर्क कर सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे शिक्षा ज्यादा जरूरी है, राज्य सरकार भी कानून बनाए, केंद्र सरकार भी बनाए। जैसे वन भी ज्यादा जरूरी है, केंद्र सरकार वन, पर्यावरण, दोनों कानून बनाए। पर्यावरण देखिए, गर्मी जो वातावरण बढ़ गई है, कल आपने पेपर में पढ़ा होगा कि मक्का मदीना में 2 दिन के अंदर जो 1000 लोग मारे गए हीट वेव से, 1000 लोग मर गए। पर्यावरण ठीक नहीं है, पेड़ कट गए हैं, है ना, उसी कारण से मारे गए। तो दोनों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाए, ऐसा विधान किया गया किसमें? समवर्ती सूची में। लेकिन अगर कहीं इन दोनों कानून एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो बड़ा कौन है? संघ यानी केंद्र, उसका माना जाएगा। एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई कानून बना देते हैं, राज्य और संघ एक दूसरे के विपरीत कोई कानून हो जाता है, तो किसका कानून माना जाएगा? संघ का। बड़ा संघ है तो इसलिए संघ का कानून माना जाएगा। इस तरह इनके बीच विषयों को बंटवारा किया गया है। और ऐसा उल्लेख कहां है? संविधान में, है ना। ऐसा उल्लेख कहां है? संविधान में। ठीक, अब देखिए संविधान ने नागरिकों के मूल अधिकार दिए हुए हैं। मूल अधिकार किसके विरुद्ध गारंटी है? राज्य सरकार। सबसे शक्तिशाली संस्था कौन होगी? राज्य होगी। अन्याय हो सकता है तो उसके लिए गारंटी दी गई है, मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होंगे। तो जो नागरिकों को यहां अधिकार प्राप्त हुए हैं वो संविधान द्वारा प्रदान किए गए। अब संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान की रक्षा कौन करेगा? कि इसमें अगर ऐसा ना हो कि संविधान संशोधन करके केंद्र सरकार उस संविधान को ही बदल दे, उसकी मूल जो ढांचा उसको बदल दे,
उसकी रक्षा के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। या नागरिकों को उनको अधिकार ना मिल पाए, उनके साथ कोई बेईमानी हो, तो वो कहां जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसके लिए किसकी स्थापना की गई है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की स्थापना की गई ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नागरिकों के अधिकारों को रक्षक है, प्लस संविधान का भी संरक्षक है। और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में गठन की बात की गई है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में गठन की बात की गई, किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक। अब देखिए पूरे भारत में एकीकरण रहे, क्या रहे? एकीकरण। उसके लिए उन्होंने क्या सिस्टम बनाया है? तीनों सेनाओं का हमारा प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। पूरे देश का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। पूरे देश में का जो शासन संचालन हो रहा है, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है ना। तो ये एकीकरण कर रहा है। एकीकरण करने के लिए एक ही न्यायपालिका, सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका कौन हो गई? सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है, जो भारत की राजधानी है। तो एकीकरण हो रहा है। उसी तरह एक ही करने के लिए भारत में यूपीएससी आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। किस अनुच्छेद में है? 315। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है? भारत में कहीं भी लोक सेवकों की जरूरत है, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जितने राज्य हैं, अगर वो मानते हैं कि हमारे यहां ये अधिकारी चाहिए, तो यूपीएससी क्या कराता है? परीक्षा करवाता है। जितनी डिमांड होगी लोक सेवकों की, परीक्षा करा के जो पास होंगे उनको भेजेगा उनकी मेरिट के अनुसार राज्यों में। तो पूरे भारत का एकीकरण हुआ ना। तो ये संविधान में जिक्र है कि यूपीएससी आयोग होगा। संविधान में ही अनुच्छेद 280 में, किसमें? 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करता है। जो टैक्स आता है, उसमें जो पैसा आता है, तो केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व आया उसका बंटवारा करता है। क्यों जरूरी है ये? विकास के लिए, केंद्र का भी विकास हो और राज्यों का भी विकास हो। जब सबका विकास होगा तभी पूरे भारत का विकास होगा। तो केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारा करता है कौन? वित्त आयोग। किस अनुच्छेद में? 280। इसमें कितने सदस्य या अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 5 लोग होते हैं अध्यक्ष सहित। और 5 की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति करते हैं ना। तो ये वित्त आयोग पैसे का आपका जो है बंटवारा करता है। फिर देखिए पूरे भारत में चुनाव कराने के लिए, चुनाव होगा तभी तो सरकार गठित होगी। चुनाव कराने के लिए संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 324 के तहत किसका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग। मतलब एक आयोग होगा, 3 सदस्यीय, एक मुख्य निर्वाचन आयोग तो 2 अन्य। ये निर्वाचन आयोग क्या कराएगा? पूरे देश में चुनाव कराएगा। किसका किसका चुनाव? तो राष्ट्रपति का चुनाव ये कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, लोकसभा का चुनाव कराएगा, राज्यसभा के प्रतिनिधियों को चुनेगा। ठीक। फिर आपका जो यहां पास विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव भी संपन्न करवाएगा निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 324 में उल्लेख है। तो चुनाव कराने की भी व्यवस्था भारतीय संविधान में दी गई है। ठीक। सब कुछ अनुच्छेद के अनुसार चल रहा है। यहां जो भी सिस्टम है सब अनुच्छेद के अनुसार चल रहा है। अब इसमें न्यायपालिका भी हो गई, कार्यपालिका भी मैंने बता दिया, विधायिका भी बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय भी बता दिया। अब आपातकाल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अब देखिए अगर भारत पे कहीं खतरा होता है, भारत पर अगर खतरा होता है तो उसके लिए आपातकाल की व्यवस्था की गई है।
किसकी? आपात। अचानक से कोई इमरजेंसी, अचानक आपात, पात मतलब गिरना, अचानक से कोई मुसीबत हमारे ऊपर गिर गई, कोई अटैक हो गया। तो जो हमारे यहां आपातकाल है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में सब संविधान में वही है। अनुच्छेद 352 में किसमें? राष्ट्रीय आपात की बात की गई। राष्ट्रीय आपात मतलब भारत में कहीं से अटैक हो जाए, सशस्त्र विद्रोह ना, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, इन स्थितियों में क्या क्या होगा? राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कब कब? जब चाइना ने अटैक किया 1962, 1971 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, नहीं सॉरी 1971 में भारत बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में जब भारत ने मदद किया तब लगा था 1971 में। 1975 में भारत में आपात आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो 3 बार राष्ट्रीय आपात हमारे यहां लगा है। राष्ट्रीय आपात में होता क्या है? जब राष्ट्रीय आपात होता है उस समय अगर लोकसभा ना चल रही हो, राज्यसभा ना चल रही हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अचानक से इमरजेंसी लगाता है। सबसे पूछेगा तो उसमें समय लगेगा, तो राष्ट्रपति अचानक में घोषणा कर देता है क्या? आपातकाल की। लेकिन उस आपातकाल का वेरिफिकेशन, मंजूरी कितने समय में संसद से जरूरी है? 1 महीने में। 1 महीने में संसद द्वारा उसकी मंजूरी हो जानी चाहिए। तो ये था राष्ट्रीय आपात। इसी में अगर राज्यों में आपात हो जाए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन किसमें? अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन कहां के लिए? राज्यों के लिए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, है ना, उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है ना। जब अगर सिफारिश कर दिया, पास राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया, तो शासन वहां का राष्ट्रपति के थ्रू राज्यों में चलेगा जब तक कि चुनाव नए नहीं हो जाते। एक और आपातकाल है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल। यानी आर्थिक संकट अगर भारत में आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लगता है। अचानक से, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अगर लगा दिया जाए तो अचानक से ही लगाया जाएगा। उसकी स्वीकृति 2 महीने के अंदर संसद से आवश्यक है। कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर। यहां याद रखिएगा, राष्ट्रपति भारत में जो वंचित वर्ग है उसकी सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? वंचित वर्ग यानी SC आयोग की स्थापना की गई है, ST आयोग की स्थापना की गई है और OBC आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, ये आयोग की स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये अगर कहीं इस वर्ग के को अपना अधिकार ना मिल रहा हो तो ये अपनी सिफारिश भेजता है किसको? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसको जो है संसद में रखवाकर उसके अधिकार में जो हनन हुआ उसको दिलवाता है। SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, इन सब का जिक्र कहाँ है? संविधान में। ठीक है।